वो जब मिशन पर था तो गलती से सो गया, मगर जब उसकी नींद खुली तो उसने डर के मारे देखा कि हवाई जहाज किसी अनजाने समुद्री इलाके में पहुंच चुका है। और सबसे बुरी बात ये थी कि फ्यूल भी लगभग खत्म हो चुका था। कैप्टन डर के मारे सन्न रह गया। उसने तुरंत नेविगेशन डिवाइस निकाली और लोकेशन चेक की। पता चला कि जहाज रास्ते से भटक गया है और अब वो प्रशांत महासागर के बीचों बीच है। उसने ये बात पीछे बैठे अपने 2 साथियों को नहीं बताई। फ्लाइट का वजन कम करने के लिए उसने तुरंत बॉम्बर को सारे बम समुद्र में फेंकने को कहा। फिर रेडियो ऑपरेटर से कहा कि हेडक्वार्टर से मदद मांगे। लेकिन जैसे ही रेडियो कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से जापानी सेना की आवाज आई। वो तुरंत डर के मारे रेडियो काट देता है। अब उन्हें मॉर्स कोड से मदद की गुहार लगानी पड़ी। इतना करने के बाद वो आसमान में चक्कर काटते हुए मदद का इंतजार करने लगे, मगर 10 मिनट बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। अगर वो और रुकते तो या तो दुश्मन उन्हें ढूंढ लेता या फ्यूल खत्म हो जाता और जहाज क्रैश कर जाता। कोई चारा न बचा। कैप्टन ने सभी को लाइफ पैक लेने को कहा और प्लेन को पैसिफिक ओशियन पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने की योजना बनाई। खुशकिस्मती से कई 100 मीटर फिसलने के बाद प्लेन आखिरकार समुद्र पर सुरक्षित लैंड कर गया। लेकिन तेज टक्कर से प्लेन का अंदरूनी हिस्सा बुरी तरह टूट गया। समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। जिंदगी बचाने के लिए कैप्टन ने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकल गया और लाइफ राफ्ट निकालकर खुलाने लगा, मगर इसी दौरान बॉम्बर बिल का सीट बेल्ट फंस गया। वो कितनी भी कोशिश कर ले, खुल नहीं रहा था। प्लेन तेजी से डूब रहा था। ऐसा लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है, मगर आखिर के पल में वो बेल्ट खोलने में कामयाब रहा और जल्दी से लाइफ जैकेट पहनकर बाहर निकल गया। वो किसी तरह बच गया, मगर जगह बहुत कम थी। तीनों आदमी किसी तरह से सिकुड़ कर बैठ पाए। सोच रहे थे कि रात किसी तरह काट लेंगे। फिर तीनों लाइफ राफ्ट पर चढ़ गए, मगर समुद्र की रात बेहद ठंडी थी। ऊपर से उनके सारे कपड़े भीग चुके थे। तीनों कांप रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे जो चुनौती उनका इंतजार कर रही थी वो और भी भयानक होगी। दूसरे दिन सुबह बिल और माइक गहरी नींद से उठे, मगर कैप्टन ने पूरी रात जागकर निगरानी रखी थी ताकि रेस्क्यू को मिस न लिया। पीने से पहले उसने उसे सूंघा। गंध बहुत गंदी थी, मगर जिंदा रहने के लिए उसने सब कुछ नजरअंदाज कर लिया और पी गया। उसे लगा स्वाद तो कुछ खास बुरा नहीं है। माइक ने ये देखकर उल्टी करने जैसी हालत बना ली। सुबह हुई, रेस्क्यू नहीं आया। उन्हें नहीं पता था कि अब वो किस दिशा में बह रहे हैं। कैप्टन ने अनुमान से दिशा निकाली। समोआ 1500 किलोमीटर, हवाई 3000 किलोमीटर, साउथ अमेरिका 5000 किमी। सबसे पास था फीनिक्स आइलैंड जो 900 किलोमीटर दूर था, मगर अब जापान के कब्जे में था। अच्छी बात ये थी कि समोआ के रास्ते में 500 किलोमीटर दूर एक दोस्ताना आइलैंड था। अगर वो वहाँ पहुँचते तो बच सकते थे, मगर पहले उन्हें खाने का इंतजार करना था और समुद्र में मछली की कमी नहीं थी। बिल ने मैगजीन से गोलियां निकाली, उनके स्प्रिंग निकाले, फिर धागे से बांध दिए। फिर क्लिप को नीचे बांधकर वजन बनाया और लाल कपड़े का चारा लगाया। एक बेसिक फिशिंग रॉड तैयार हो गई। माइक को यकीन नहीं हुआ, मगर उसने उम्मीद से कांटा पानी में फेंक दिया। जल्द ही कांटा मिला, जैसे कोई बड़ी मछली फंसी हो, मगर जैसे ही उसने खींचा, कांटा ही गायब था। मछली उनसे भी ज्यादा भूखी निकली। शाम तक भूखे प्यासे बैठे रहे। धूप इतनी तेज थी कि आंखें खुल नहीं रही थी। पसीना न निकले, इसलिए उन्होंने खुद को कपड़े से ढक लिया। तीसरे दिन उनकी त्वचा जल गई थी, यहाँ तक कि फफोले भी पड़ गए थे, मगर अब भी एक मछली तक नहीं फंसी थी। कैप्टन को लगा अगर समुद्र का नक्शा बना लिया जाए तो वो हवाओं के सहारे दोस्ताना द्वीप की दिशा में रह सकते हैं। उसने राफ्ट पर नक्शा बनाया, हवा की दिशा, पोजीशन सब नोट किया। फिर प्लान किया कि कैसे दिशा बनाए रखी जाए। उसने राफ्ट से कवच खोला, उसका एक सिरा राफ्ट से बांधा और दूसरे सिरे को लाइफ जैकेट से जोड़ा जो समुद्र में डाल दी गई। इससे एक तरह का एंकर बन गया जो दिशा बनाए रखने में मदद करेगा। दोनों साथी खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि बचने की उम्मीद बन गई है। रात को बारिश भी होने लगी। अब उन्हें ताज़ा पानी मिल गया। वो पूरी रात उत्साहित रहे। उन्हें लगा कि भगवान भी उनकी मदद कर रहा है। एक भी समुद्री मछली नहीं पकड़ी गई। डर था कि कहीं वे लोग गंतव्य तक पहुँचने से पहले ही समुद्र में भूख से न मर जाए। समुद्र की मछली खाने के लिए माइक ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला, मगर जैसे ही कप्तान ने यह देखा, उसने तुरंत माइक को रोक दिया, क्योंकि अगर गलती से राफ्ट में छेद हो गया तो सबका काम तमाम हो जाता। मगर माइक इस वक्त कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था। उसने चाकू उठाया और अंधाधुंध पार करने लगा। इस हरकत से ऐसा लगा मानो माइक ने वाकई राफ्ट में छेद कर दिया। इस पल ने कप्तान के होश उड़ा दिए, मगर अगले ही सेकंड माइक को एक जबरदस्त ताकत संघर्ष करती हुई महसूस हुई। उसने झट से अपना दाया हाथ ऊपर उठाया तो देखा कि वो एक शार्क थी। इसके बाद माइक ने शार्क का पेट चीर डाला और उसमें से अधपचा हुआ छोटा मछली निकाली। तीनों को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने तुरंत ही उन मछलियों को खा डाला, यहाँ तक कि उन्होंने उंगलियों पर लगे अवशेष तक चाट लिए। पेट भर जाने के बाद कप्तान ने बची हुई मछली को मोजों में भरकर स्टोर कर लिया और साथी ने कपड़ों की मदद से राफ्ट में जमा खून को समुद्र में बहा दिया। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये हरकत उन्हें एक जानलेवा मुसीबत में डालने वाली है। बहुत जल्द शार्क की तेज सूंघने की शक्ति ने खून की गंध पकड़ ली और वे पास आ गयी। इन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था और वो डर के मारे सन्न रह गए। इस वक्त वे हिलने डुलने की हिम्मत तक नहीं कर पाए, बस शार्क के खुद से चले जाने का इंतजार करने लगे। मगर अचानक नीचे से एक शार्क ने उसका हाथ जकड़ लिया। माइक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी
और अपना हाथ खींच लिया। हालांकि उसका हाथ बच गया, मगर हाथ की पीठ पर गंभीर चोट आ गई थी। कप्तान ने फौरन उसकी मामूली पट्टी कर दी, पर उस रात कोई सो नहीं पाया और देखते ही देखते दिन आ पहुंचा। 15वां दिन। एक छलांग में वह सीधे समुद्र में कूद गया। शार्क द्वारा चीर फाड़ दिए जाने के खतरे के बावजूद वह उस अल्बाट्रॉस पक्षी को निकालने गया, लेकिन जैसे ही वह लाइफ राफ्ट की ओर वापस तैरने को हुआ, अचानक एक शार्क चुपचाप उसका पीछा करने लगी। संकट की उस घड़ी में कैप्टन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और राफ्ट की तरफ तैरने लगा। शार्क तेजी से कैप्टन के करीब पहुंच रही थी। तभी माइक ने जल्दी से पिस्टल निकाली और फायर किया, लेकिन ये कमबख्त चीज तो इस नाजुक मौके पर जाम हो गई। आखिरकार शार्क के पकड़ने से पहले वह रेंगते हुए राफ्ट पर चढ़ गया। फिर तीनों ने मिलकर आराम से कच्चे पक्षी का मांस खाया और एक दूसरे को हौसला दिया, क्योंकि जहाँ समुद्री पक्षी होते हैं वहाँ कहीं न कहीं कोई द्वीप या महाद्वीप जरूर होता है। 20वें दिन कैप्टन नींद से जागा तो देखा कि विल और माइक दोनों सो रहे हैं। वह गुस्से से फट पड़ा। आई गेव ऑर्डर्स टू मेंटेन ए 24 आवर वॉच, यू आर स्लीपिंग ऑन ड्यूटी। मैंने 24 घंटे निगरानी रखने का आदेश दिया था, तुम लोग ड्यूटी पर सो रहे हो। असल में दोनों ने बहुत समय तक कोई उम्मीद न देख हार मान ली थी, इसलिए उन्होंने पहरे की बारी बारी की व्यवस्था ही बंद कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने कैप्टन के फैसले पर शक करना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाँ 10 दिन में मित्रद्वीप पर पहुंचना था, अब आधा महीना बीत चुका था और कहीं जमीन की परछाई तक नजर नहीं आई थी। फिर माइक ने सीधा सवाल दागा, तुम्हारे पास कंपास नहीं है तो वो नक्शा तुमने कैसे बनाया और हमें इतने दिन भटका दिया? इस अनंत समुद्र में किसी द्वीप तक पहुंचने की तुम्हारी कल्पना तो बस एक धोखा है। कैप्टन ने तुरंत सफाई दी। गणना के अनुसार उन्हें अब तक द्वीप पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि बीते कई रातों से कोई पहरा नहीं दे रहा था, शायद वे उसे चुप गए। और वह इसलिए चुप था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दोनों की जीने की उम्मीद टूटे। माइक और विल निराशा में बचाव नाव पर लेटे हुए वे बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, क्योंकि उनके पास अब नाव चलाने की ताकत नहीं बची थी। सिर्फ कप्तान ही अब तक हिम्मत बनाए हुए था। यहाँ तक कि उस रात अचानक आसमान से बारिश होने लगी। उन्हें ताजे पानी की प्राप्ति हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति बिगड़ रही है। वो अचानक काले बादलों से ढक गया। वास्तव में ज्यादा समय नहीं बीता कि मूसलाधार बारिश जोरदार तरीके से बरस पड़ी। कई मीटर ऊंची विशाल लहरें उनकी ओर तेजी से टकराई। वे बस रबर की नाव को कसकर पकड़ सकते थे। अच्छी बात यह रही कि उन्होंने मिलकर दोबारा नाव पर चढ़ने में कामयाबी पाई। इस दर्दनाक यातना को खत्म करने के लिए उसने सीधे समुद्री पानी पीना शुरू कर दिया, ताकि वह अपनी जिंदगी का अंत जल्दी कर सके। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर माइक ने अचानक देखा कि सामने कुछ है। ध्यान से देखने पर वह एक द्वीप निकला। तीनों की आंखों से खुशी के आंसू छूट पड़े। इस पल में उनकी सारी मेहनत और संघर्ष सफल साबित हुए। वे अपनी जान की बाजी लगाकर द्वीप की ओर तैरने लगे। पता नहीं कितनी देर तैरते रहे, आखिरकार तीनों जमीन पर पहुंच गए। पूरे 34 दिनों की यह यात्रा, इसमें जो तकलीफ और कठिनाई थी वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है।